हमने नोटिस किया है कि 92% अवाम जो ये वीडियोस देखती है वो नॉन सब्सक्राइब है हमारे चैनल को। तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाएं और बड़े से बड़े डॉक्टर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे ला सकें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी। आई एम करेंटली वर्किंग एज CEO एंड लीड डेंटिस्ट एट मांझी डेंटल एंड एस्थेटिक सेंटर। मेरी वर्किंग टाइमिंग से 11 to 9 PM और हम मंडे टू सैटरडे आप तमाम के लिए हाजिर हैं। हमारे साथ फेस टू फेस या ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए इस लिंक पे क्लिक करिए और हमसे कंसल्टेशन लीजिए। शुक्रिया। आज हम स्केलिंग एंड पॉलिशिंग जो कि दांतों और मसूड़ों की सफाई और साथ साथ लेज़र टीथ वाइटनिंग को डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मरीज़ हमारे पास आते हैं और हमेशा इस शिकायत के साथ आते हैं कि हमारे दांतों में स्टेन्स हैं, दाग हैं या फिर प्लाक कैल्कुलस बैक्टीरिया है। सबसे पहले स्केलिंग के लिए हम पेशेंट्स उस दफ़ा आइडेंटिफाई करते हैं जब वो बहुत सारे प्लाक कैल्कुलस जो कि आप देखते हैं पत्थर जैसी एक गंदगी आपके दांतों के दरमियान जमा हो या अंदरूनी तरफ हो, उसको साफ़ करने के लिए हम सबसे पहले अमल स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करते हैं। साल में एक दफ़ा या 6 माह के बाद हर पेशेंट को हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपने स्केलिंग एंड पॉलिशिंग करनी है और उसके बाद अपने मसूड़ों का ख़ास ख्याल रखना है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। स्केलिंग एंड पॉलिशिंग का इस्तेमाल करवाने के बाद फ़ौरन हम उनको कहते हैं कि आप पॉलिशिंग करवा लें। पॉलिशिंग के बाद आप 1-2 घंटे तक कोई चीज़ ना खाएँ ताकि उसका पूरी तरह असर रहे आपके दांतों पर, मसूड़ों पर। बिल्कुल स्टार्ट में हम देखते हैं कि जब मरीज़ हमारे पास आते हैं तो उनके थोड़े से गम्स में, मसूड़ों में सुर्खी या खून निकल रहे होते हैं। ये बहुत नॉर्मल एक होता है बिहेवियर एक आपके गम्स का, जिसको साफ़ करने के लिए हम स्केलिंग पॉलिशिंग करते हैं। तो जब स्केलिंग हो जाती है तो अक्सर पेशेंट्स हमें कहते हैं कि हमें सनसनाहट हो रही है या बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता 1-2 घंटे में ठीक हो जाता है। उसके लिए हम पेशेंट्स को कहते हैं कि कुलियाँ करते रहें और नमक के जो है वो गरारे करते रहें, उससे भी बहुत ज़्यादा सिचुएशन सॉल्व हो जाती है। पेशेंट्स अक्सर मरतबा ये पूछते हैं कि क्या ग़िज़ा में खाना चाहिए जिसके बाद जो है मसूड़ों का मसला या दांतों में जो हमारे स्टेन्स हैं वो कम हो जाएं। तो सबसे पहली चीज़ मैं हमेशा रेकमेंड करती हूँ कि आप चाय, कॉफ़ी का इस्तेमाल कम से कम कर दें। दूसरी बात, जूसेस या कोई ऐसे फ्लेवर्स जो कलर प्रोड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, खानों में जो रंग वाले आइटम्स होते हैं, जेली है, कोई भी ऐसी चीज़ आप जो खाते हैं जिससे आपके दांतों में फ़ौरन से स्टेन्स आ जाते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। अपनी रोज़ाना ग़िज़ा के अंदर अगर आप पथरी के पेशेंट नहीं हैं तो टमाटर ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि वो मसूड़ों को बहुत ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। उसके अंदर लाइकोपीन होता है और वो उसे बहुत ज़्यादा हेल्दी करता है। तीसरी चीज़, हम पेशेंट्स को हमेशा कहते हैं कि पानी का इस्तेमाल बहुत करना चाहिए, क्योंकि वो एक नेचुरल आपके लिए एक काम करता है सलाइवा प्रोड्यूस करने के अंदर। और सलाइवा अगर आपके मुंह के अंदर है तो कभी भी आपको गंदगी, बैक्टीरिया या कोई प्लाक कैल्कुलस जमा नहीं होगा। ब्रशिंग प्रॉपर करने की हम रिकमेंडेशन करते हैं, जिसमें हम कहते हैं 45 एंगल पे अपने ब्रश को रखें और दांतों को मसूड़ों की तरफ, दांतों की तरफ ब्रश करते जाएं पीछे की तरफ। और इसके साथ साथ हम पेशेंट को कहते हैं कि आखिर में अपने ज़बान पे ब्रश करें ताकि मुंह से गंदी बदबू भी ना आए। जितनी मरतबा भी स्केलिंग और पॉलिशिंग करवा लेंगे, लेकिन अगर आप इन एहतियाती तदाबीर को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी स्केलिंग पॉलिशिंग का फ़ायदा कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद का अमल ये होता है कि अगर ये नॉर्मल हमारे पास स्टेनिंग के पेशेंट्स आते हैं तो हम उनको स्केलिंग पॉलिशिंग के साथ कम्प्लीटली भेज देते हैं। लेकिन उसके बाद अगर पेशेंट्स हमारे पास हैवी स्टेन्स के साथ आएँ और वो रिकमेंड उनको किया गया है कि लेज़र टीथ वाइटनिंग करवानी है, तो उसकी क्या अगर इंडिकेशंस है तो हम आज वो भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो आप सबको पता होना चाहिए कि लेज़र टीथ वाइटनिंग आजकल सबसे ज़्यादा ट्रेंडी जो है वो ट्रीटमेंट है, और मैं अपने क्लिनिक में, मांझी डेंटल क्लिनिक के अंदर सबसे ज़्यादा इन पेशेंट्स को अभी हैंडल भी कर रही हूँ। ये क्या होती है? सबसे पहले हम पेशेंट को जो है वो बाकायदा रेड जो है वो ग्लासेस पहनाते हैं ताकि वो प्रोटेक्टेड रहें लेज़र से, और हम सबसे पहले पेशेंट को बैरियर क्रिएट करते हैं। तो आपके मसूड़ों पर एक बैरियर जेल लगाई जाती है ताकि आपके मसूड़ों तक कोई भी जलन या ब्लीच की जो एहसासियत है वो ना जाए। उसके बाद जब आपकी बैरियर क्रिएट कर दिया जाता है तो हम ब्लीचिंग एजेंट जो कि वाइटनिंग आपकी जेल होती है उसे आपके दांतों पर लगा देते हैं, और उसको लगाने के बाद हम लेज़र जो कि हाई बीम लेज़र होती है उसे हम स्टार्ट कर देते हैं आपके दांतों के ऊपर। अराउंड 45 मिनट्स के लिए हम ये लेज़र बीम रखते हैं, आपके दांतों को बाकायदा दे रहे होते हैं इसकी रेडिएशंस। इसका ये फ़ायदा होता है कि हीट के तहत वो अपनी पूरी जो है आपकी जेल को बाकायदा प्रोड्यूस कर रहा होता है और एब्जॉर्ब करा रहा होता है आपके दांतों के अंदर, ताकि आपके दांत जो है वो स्टेन से वाइटनिंग की तरफ हो जाएं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम घर में क्यों ये वाइटनिंग नहीं कर लेते और क्यों ये हमें क्लिनिक के अंदर आना पड़ता है, डेंटल क्लिनिक के अंदर। यूजुअली डेंटल क्लिनिक की जो वाइटनिंग होती है वो कुछ माह से लेकर 3 साल तक अच्छी तरह रह सकती है और उसके रिज़ल्ट्स एक्सलेंट हैं।
बनस्बत अगर आप घर के अंदर करते हैं जो वाइटनिंग, दैट आर जस्ट फॉर फ्यू डेज़। अगर आपने कोई इवेंट में आज जाना है तो आपने सुबह को कर लिया तो शाम तक आपका इफेक्ट रहेगा। लेकिन टीथ वाइटनिंग इन द डेंटल क्लिनिक एक इफेक्टिव प्रोसीजर है और बहुत सेफ प्रोसीजर है, क्योंकि बैरियर्स हैं, कोई जलन का मसला नहीं होगा। आपको हम पूरी तरह से सेफ रखने की कोशिश करते हैं, कॉटन से थ्रू आइसोलेट करते हैं कि कोई भी सलाइवा या कोई चीज़ के थ्रू आपको कोई जलन महसूस ना हो। और 45 मिनट्स के बाद हम बैरियर हटाने से पहले आपके पूरे जेल को रिमूव करते हैं और फिर उसका लुक आपको दिखाते हैं। तो टीथ वाइटनिंग आजकल का सबसे सेफ एंड सबसे ज़्यादा ट्रेंडी जो है प्रोसीजर हर पेशेंट को करवाना चाहिए। और ये भी हम कहते हैं पेशेंट्स को कि हम 1 साल बाद आपको फिर रिवैल्यूएट करेंगे, अगर आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको वापस से दोबारा कर सकते हैं। इसके अलावा इसके कुछ रिस्क भी हैं, मैं साथ साथ डिस्कस भी करूंगी, और कुछ इस तरह की हैं कि कंडीशन जिसमें नहीं करवाना चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी सूरत हाल में आपको वाइटनिंग नहीं करवानी चाहिए। सबसे पहला, अगर आप टेट्रासाइक्लिन्स जो कि मेडिसिन है, बाकायदा एंटीबायोटिक है, अगर आप वो ले रहे हैं तो उसके नेचुरल स्टेन्स होते हैं आपके दांतों पे, जो कि आपके टीथ वाइटनिंग जो लेज़र टीथ वाइटनिंग है या स्केलिंग पॉलिशिंग से नहीं जाएंगे। दूसरी चीज़, बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो अपनी एंटीबायोटिक्स ऑलरेडी नॉर्मल उसमें ले रहे होते हैं, उनकी भी वजह से बहुत सारे स्टेन्स जो है आपके दांतों पे आ जाते हैं, जो कि आपके टीथ वाइटनिंग से नहीं जाते। तीसरी जो सूरत हाल है उसमें ये होता है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो ऑर्थो ट्रीटमेंट ब्रेसेस लगवाते हैं, उस दौरान भी हम मना करते हैं कि आप टीथ वाइटनिंग जो है वो ना करवाएं, और वो इंडिकेटेड नहीं है। और बहुत सारे पेशेंट्स जिनमें स्मोकिंग या बहुत सारी अल्कोहल की हैबिट्स होती हैं, उनको हम बिल्कुल मना करते हैं कि या तो वो हैबिट्स को ब्रेक करें आहिस्ता आहिस्ता एंटी टोबैको च्युइंगम्स खा के, या फिर उसके बाद वो अपना इस चीज़ को करवाएं ताकि एक रिज़ल्ट अच्छा है। क्योंकि वैसे भी आपको पता है स्मोकर्स के अंदर नॉर्मली भी बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म सेंसिटिविटीज़ और एक्सपोजर टू योर इनेमल, जो कि हमारी फ्रंट की जो लेयर होती है दांतों की, उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपोजर होता है, तो वो सेंसिटिविटी और ओवर हो जाएगी अगर आपने उसको फ़ौरन से एक्सपोज कर दिया वाइटनिंग से। लास्टली, हम अपने इस सेगमेंट को ख़त्म करने से पहले बात करेंगे कि क्या इसके रिस्क हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर पेशेंट बैरियर के दौरान कोई चीज़ को हिल जाता है, स्पिल कर देता है, तो उसकी वजह से इरिटेशन गम्स की तरफ जा सकती है, बट उसमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर डेंटिस्ट जो होता है वो उसका टेक केयर कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी एक इरिटेशन हो सकती है। बहुत सारे पेशेंट्स को ओवर सेंसिटिविटी हो सकती है इस प्रोसीजर के बाद, और बहुत सारे पेशेंट्स दौरान ही अपने प्रोसीजर के मे बी कोई लिप के ऊपर कोई स्पिल हो गया तो लिप बर्न भी हो सकता है। दीज आर द माइनर रिस्क जो कि हम पेशेंट्स को बता देते हैं, इंश्योर कर देते हैं कि हिलना नहीं है और 45 मिनट तक आपने स्टैटिक पोजीशन पे रहना है और दांतों को बंद करके रखना है। तो ये था आज का सेगमेंट, और मुझे उम्मीद है कि आपने आज इन दोनों जो मौज़ूआत हैं उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। फिर एक बार फिर आपके साथ मौजूद होंगे नए सेगमेंट के साथ। शुक्रिया।